नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुका हूं। मुद्दा क्या है वो पढ़ लीजिए। 27 विजय का प्लान, यूपी का चुनाव। जी हाँ, 27 की जंग तेज हो गई है। अब राजनीतिक पार्टियां अपनी ताकत लगा रही हैं। चेहरा आपके सामने है। हम किसकी बात करें? हम बात करें नितिन नवीन की। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी अभी इसे मिशन मोड में जुट गई और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लखनऊ दौरे को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले यूपी संगठन में बदलाव किया गया और अब नितिन नवीन का लखनऊ में मंथन से बीजेपी ने चुनावी मोड को ऑन कर दिया है। नितिन नवीन, सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा बीजेपी के पदाधिकारियों संग वो 27 विजय का मंत्र देंगे। बुधवार समीक्षा के बुधवार आपको बता दें कि समीक्षा के अलावा वो उन सीटों पर भी फोकस करेंगे जो अब तक बीजेपी के लिए दुर्गम बनी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी अपनी अपनी रणनीति के तहत 27 चुनाव की तैयारी में जुट गई है। ऐसे में देखना होगा क्या बीजेपी फिर से हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी, क्या अखिलेश यादव और मायावती बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाब होंगे। ऐसे ही कुछ सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। यूपी में 2027 की लड़ाई, बीजेपी मिशन मोड में आई। लखनऊ में 36 घंटे मंथन, यूपी विजय का नवीन प्लान, पुष्प वर्षा और ग्रैंड वेलकम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का यूपी का पहला औपचारिक दौरा है। लिहाजा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत भी खास अंदाज में किया गया। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, मंत्री और वरिष्ठ नेता सभी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया। नितिन नवीन ने सबसे पहले यूपी की धरती को नमन किया, भगवान राम, काशी विश्वनाथ और मथुरा का स्मरण किया। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि लखनऊ की जनता के स्नेह को अपना प्रेरणा बताया। उत्तर प्रदेश की धरती, लखनऊ की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ। भगवान प्रभु श्री राम का भूमि, और हम कह सकते हैं भोले बाबा काशी विश्वनाथ का नगरी, मथुरा की नगरी, की नगरी, इस नगरी को नमन करता हूँ। करीब 36 घंटे के लखनऊ प्रवास में सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, प्रदेश पदाधिकारियों और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें तय हैं। एनडीए की बैठक, पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से संवाद, शक्ति केंद्र सम्मेलन और बूथ अध्यक्षों के साथ समीक्षा, यानी संगठन की सबसे छोटी इकाई तक सीधा संवाद। दूसरे दिन रविवार को सुबह 9:30 बजे नितिन नवीन पूर्व प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद दोनों उप मुख्यमंत्रियों से अलग अलग बातचीत करेंगे। दोपहर 2:45 बजे प्रेरणा स्थल पहुंचकर शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे बूथ अध्यक्ष शिवाजी रावत के आवास पर बूथों की समीक्षा करेंगे। पार्टी कार्यालय पर पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। फिर शाम को माननीय विधायकों के, सांसदों के साथ एक बड़ी बैठक को करेंगे। फिर अगले दिन अलग अलग स्वरूपों में पार्टी ने उनके 2 दिन के प्रवास के जो संगठनात्मक प्रवास है उसके कार्यक्रम तय किए हैं और वो सभी इस तरह के कार्यकर्ताओं से वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। बीजेपी नेतृत्व जानता है कि 2027 का चुनाव आसान नहीं होगा, इसीलिए बूथ मैनेजमेंट, सामाजिक समीकरण, संगठन की मजबूती और सरकार संगठन के बेहतर तालमेल पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। यूपी का चुनाव, 27 विजय का नवीन प्लान। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नए बने हैं और यूपी एक बड़ा चुनाव, उनके लिए एक बड़ा टास्क होने वाला है कि यूपी को कैसे जीतना है। योगी सरकार की हैट्रिक लगेगी, नहीं लगेगी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आपने हाल फिलहाल में देखा होगा सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बीजेपी की लगातार बैठकें चल रही है, यानी बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मूड में है। क्योंकि खबरें तो ये भी हैं, क्योंकि आज आपने भी सुना होगा AK शर्मा वो भी खुद इशारा कर रहे थे कि हमने भी सुना है कि हो सकता है कि जल्दी चुनाव हो जाए, तो 5-1 महीने का वक्त है। तो अब क्या तैयारियां, क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी और नितिन नवीन की क्या रणनीति रहने वाली है, तो चलिए चर्चा करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है। अशोक भारतीय, दलित चिंतक है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सौरभ मालवीय हैं, संघ विचारक है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मालवीय साहब बहुत बहुत स्वागत है। हरीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। गौरव जैन है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले हरीश जी,
बीजेपी पूरी तरह चुनावी मूड में आ गई है, क्योंकि हम जिस तरह मैंने चर्चा के जिक्र भी किया कि पार्टियों की लगातार बैठक हो रही है, नई टीम का गठन हो गया है, सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं और अब नितिन नवीन का दौरा कितना महत्वपूर्ण है। और मान लिया जाए कि हां आप लोग चुनावी मूड में हैं और मकसद सिर्फ और सिर्फ हैट्रिक लगाना है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने यशस्वी नेतृत्व के मार्गदर्शन में पार्टी की योजना अभियानों को लगातार सतत परिश्रम अहर्निश परिश्रम करते हुए जो लक्ष्य कार्यकर्ताओं को दिए जाते हैं, जो पार्टी का नेतृत्व देता है, उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो युवा ऊर्जा से भरपूर हैं, वो लगातार जो आज उनकी बैठकें हैं और कल उनकी बैठकें हैं और साथ साथ शक्ति केंद्र प्रमुखों के साथ और क्षेत्र के उनका राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर उनका संवाद का कार्यक्रम है। तो चाहे वो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व हो, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री, सबके साथ संवाद के साथ साथ माननीय पूर्व जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनके साथ चर्चा। तो आप देखेंगे कि विभिन्न जो पार्टी के चाहे वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता हों और चाहे वो शक्ति केंद्र के जो कार्यकर्ता हैं, जो उसके अध्यक्ष हैं, उन सब के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का और हमारे माननीय महामंत्री संगठन जो केंद्र के हैं आदरणीय BL संतोष जी, उन सब का एक संवाद का कार्यक्रम निरंतर प्रारंभ है। और जो मार्गदर्शन यशस्वी नेतृत्व का पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलता है, उसको मंत्र मानकर पार्टी के कार्यकर्ता जन जन तक, गांव-गांव, गली-गली, घर-घर पहुंचते हैं और पार्टी की नीतियों रीतियों से, सरकार के कार्यों से जनता जनार्दन को पूरी तरह से अवगत कराते हैं। और आगे का जो लक्ष्य है, जो निश्चित रूप से 2027 का विधानसभा चुनाव आगे आने वाला है, तो एक राजनीतिक दल के रूप में और ठीक है हरीश जी, मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा ठीक है, रणनीति आप बना रहे हैं, हैट्रिक की आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुद्दा क्या, मुद्दा लेकर जाएंगे, क्या एजेंडा लेकर जाएंगे चुनाव में? मुद्दा स्पष्ट है। हमने जो कहा 2017 में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की अपील की थी और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन से ये कहा था कि वो जात पात की राजनीति को छोड़ करके पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को अंगीकार करें। उसी को साकार करते हुए आम जन की समृद्धि और खुशहाली को साकार करने का काम किया आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने। चाहे वो युवाओं की सशक्तिकरण हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, किसानों की समृद्धि हो, शिल्पकार हो, कामगार हो, सबको लिए जो समृद्धि और खुशहाली को साकार करने का काम किया। और आज उत्तर प्रदेश देश के आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है, इसको साकार करने का काम किया है। चलिए मैं हरीश जी मैं लौटूंगा कांग्रेस के एक रिएक्शन गौरव जैन जी, क्योंकि तैयारियां बीजेपी की चल रही हैं और तैयारियां, हरीश जी मैं लौटूंगा, और तैयारियां कांग्रेस की हैं, क्योंकि आपके भी नए नए प्रभारी हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी है, वो भी अब चुनाव प्रचार यहाँ मतलब कि अपने पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जुट गए हैं। कैसे देखते हैं, क्योंकि असली लड़ाई समाजवादी कांग्रेस मिलकर लड़ेगी बीजेपी से, तो इनकी तैयारी और आपकी तैयारी? जी देखिए, आपने जो बात करी कि भाजपा ने तैयारी चालू कर दी है, मेरे हिसाब से भाजपा जो है वो सिर्फ चुनाव की ही तैयारी करती है, उसको सरकार चलाने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो पूरे टाइम 5 साल चाहे इनके प्रधानमंत्री हो, चाहे इनके मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री हो, वो सिर्फ चुनाव में ही लगे रहते हैं। जनता का क्या हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं, उससे उसका कोई सरोकार नहीं। इतने बड़े बड़े चुनावी मुद्दे जो थे उनको छोड़ के जो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, वो चुनाव में लगे रहते हैं। तो आपकी सही बात है कि उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और ये तैयारी पहले भी करते रहते, लेकिन खैर तैयारी इस बार जनता ने भी करी है, क्योंकि जिस प्रकार से योगी सरकार ने स्मार्ट मीटर के नाम पर जनता को लूटा है, जिस प्रकार से योगी सरकार ने फर्जी MOU करके आप समझिए
पिछले 10 सालों में 97.8% MOU जो सरकार ने करे, आज तक उनमें 1 रुपए का भी चीज नहीं बनी। उसके बाद आपने बोला था 1 ट्रिलियन की हम इकोनॉमी देंगे, यूपी को बनाएंगे, उसका क्या हुआ आज तक किसी को नहीं बोला। बड़े बड़े इन्होंने वादे कर रहे थे, चुनावी वादे, उनका आज तक कुछ नहीं हुआ। तो तैयारी जनता ने भी करी हुई है कि जिस प्रकार से 2024 में इनको मुंह की खाई थी बीजेपी ने, उस प्रकार से उससे ज्यादा बुरा इनका जो हश्र है वो 2027 में होने वाला है। तो जनता ने तैयारी कर ली है, अब इसके आगे ये जो भी तैयारी करें। और ये लोग क्या तैयारी करेंगे, चंदा चोर पार्टी से हम लोग थोड़ा ना लड़ेंगे, इनसे तो खुद जनता लड़ेगी। जिस प्रकार से इन्होंने पाप का घड़ा जो है बीजेपी का वो भर चुका है, अब हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी स्वतः अपने आप ही चुनाव हारेगी। हमें सिर्फ जनता के जो असली मुद्दे हम उन्हें उठाते रहे हैं और उठाते जाएंगे, और जनता हमारे साथ है। और आगे आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की सरकार जो है वो 2027 में बनेगी। चले एक रिएक्शन में, क्योंकि दलित चिंतक भी है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक भारती जी, उनसे एक रिएक्शन ले लेता हूं। अशोक भारती जी, ये लड़ाई जो है दलित वोट बैंक पर भी काफी टिकी हुई है, क्योंकि दलित वोटर जो होता है वो डिसाइडेड फैक्टर होता है। आप आरव हरीश जी, आपका इसका रिएक्शन लूंगा मैं, एक एक रिएक्शन सबके हो जाए तब आपसे बात। तो आप कैसे देखते हैं दलित वोटर किधर जाएगा? क्या मायावती का, देखिए मायावती का जो कैडर वोटर है वो छिटका और पहले बीजेपी को गया, फिर अब पीडीए फॉर्मूला आया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की तरफ ही मुड़ा है। आप कैसे देखते हैं और क्या माहौल रहने वाला है 2027 का इस बार? देखिए, पहले तो आपको इस बात का धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर यह चर्चा रखी है। और हम माने या न माने, उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश का जो 1/4 वोट है वो दलित वोट है, और वो काउंट करेगा, वो मैटर करता है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार दलित वोटों के इर्द गिर्द ही होगा। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात को नोटिस लेना पड़ेगा कि वो दलितों को इग्नोर करके चुनाव में नहीं जा सकते। अब सवाल ये है कि चुनाव में कुछ लोग विपक्ष में और कुछ लोग सरकार में हैं, तो सरकार के लोगों को ये जरूर बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताना चाहिए कि दलितों के लिए उनकी क्या उपलब्धि है जी। क्या उन्होंने दलितों को सरकारी सेवाओं में हिस्सेदारी दे दी? क्या उन्होंने दलितों को सामाजिक न्याय के आधार पर उनकी ज़मीनें उनको दी हैं? हमारे पास बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जहाँ उनकी ज़मीनें छीनी गई हैं, जबरदस्ती कब्जा की गई हैं। और आपकी जानकारी के लिए, उत्तर प्रदेश के दलितों ने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी और राष्ट्रपति जी को आदेश करना पड़ा, महाराजगंज में, गोरखपुर में, कई जिलों में, कि दलितों को, भूमिहीन दलितों को प्रत्येक जिले में 250 परिवारों को 1-1 एकड़ जमीन दी जाए। तो जमीनें क्यों नहीं दे रहे हैं? दलितों में जो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को लेकर सरकार के पास क्या सपना है और विपक्षी दलों के पास क्या मुद्दा है? ठीक है, साथ के साथ कि जो दलितों पे जो अत्याचार वो तो इटर्नल है जी। और लॉ ऑर्डर की बात बहुत की जाती है उत्तर प्रदेश में। नहीं लेकिन अशोक भारती जी, ठीक है, आपने दलित, लेकिन दलितों की पहले से स्थिति तो बदली है ना। आप पुराने दौर में दलितों के काम, रोजगार, प्लॉट छिन जाते थे, आप जमीनों पर कब्जा, क्या आप साथ बताइए कैसे बदली? हाँ, तो आप बताइए ना कैसे पहले के मुकाबले कैसे बिगड़ी, और पहले की सरकार में क्या था? चलिए आप समाजवादी पार्टी का उदाहरण दीजिए ना। पहले की सरकारों में ये था कि दलित सम्मान के साथ थाने में जा सकता था। आज तो थानों में नहीं, क्या अखिलेश राज में दलितों को सम्मान मिला? अशोक भारती जी, आप ये कहना चाह रहे हैं जी? अशोक भारती जी, आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश के सरकार में सम्मान मिला दलितों का? नहीं, मैं तो ओवरऑल सरकार की बात कर रहा हूं कि मुझे ये बताइए, तो अभी तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे बात कीजिए। अगर दलित उनसे नाखुश नहीं होते तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को धूल क्यों चाटनी पड़ती उत्तर प्रदेश में? बताइए मेरे को। चलिए मैं इसका जवाब बीजेपी से लूंगा, लेकिन एक रिएक्शन में हमारे साथ आपको बता दें, सौरभ मालवीय जी हैं, संघ विचारक। सौरभ जी, क्योंकि हर पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है, आप संघ विचारक हैं, संघ की अहम भूमिका होती है, माना जाता है कि 2000 विचारकों को भी बुला लिया करो, मध्यवर्ती विचारकों को भी बुला लिया करो,
संघ की क्या हैसियत है राजनीति में हिस्सा लेने की? अरे संघ वालों की तो अहम भूमिका होती है सर। संघ की अगर इनका साथ हो जाता 2024 में, बता रहे हैं कि ये नाराज हो गए थे 2024 में, इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। संघ का झटका क्यों लगता है? क्या डरते हैं आप? ठीक है सौरभ मालवीय जी, सर ये सौरभ जी जवाब देंगे। सर संघ की क्या भूमिका? कोई तो चाहिए ना, इसलिए बुला लेते हैं। हाँ चले, वो तो कहते हैं हम सांस्कृतिक संगठन है, राजनीति में उनसे उनका क्या लेना देना? ठीक है, नहीं, इनकम टैक्स का पैसा है, तमाम डोनेशन का पैसा है, तो इनको इसलिए बुलाना चाहिए क्योंकि चोरी हो जाती है कई बार। तो कौन होता? चले सौरभ मालवीय अपनी बात रखेंगे। देखिए, शुद्ध रूप से दिखता है कि भाई पूरे देश में उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर रहती है, स्वाभाविक है, राजनीतिक रूप से भी है, और सबसे बड़ा प्रदेश होने के कारण, और ऐसा पॉलिटिकल फ्रेज भी है, कहते भी हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, तो स्वाभाविक रूप से चुनाव बहुत ही 27 का महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी छोटे बड़े सभी चुनाव को बड़ी संजीदगी के साथ लड़ती है। वहीं पर 2000 मतलब मुझे लगता है लगभग 30 वर्ष होने जा रहे हैं, 94 के बाद से देखें तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से साफ है, कहीं नहीं है, वेंटिलेटर पर है, कहीं नजर नहीं आती है। और कुल मिला के विपक्ष के छोटे दलों को देख लें तो सब एनडीए के साथ हैं, और विकासवाद का नारा देके जब केंद्र में सरकार, मोदी की सरकार बनी, तो भारत के सामने एक बहुत बढ़िया नारा दिया था, न जात न पात न पंथ, सिर्फ विकास। और 2017 में भी यही चीज हुआ था। तब से लगातार विकास की अवधारणा को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सभी प्रकार की चीजों को बनाने के लिए सरकार सक्षम है। तो मूलभूत जो आवश्यकता का है उसकी पूर्ति के साथ में जो चुनाव में जाने के मुद्दे हैं, वो मुद्दा मुझे सीधे तौर पर दिखता है कि काम के आधार पर विकास, और विकास के आधार पर मतदान, ये उत्तर प्रदेश में होने वाला है 2027 में। जी, यानी आपको लग रहा है, लेकिन एक संघ की, जैसे अभी इन्होंने तो कह दिया कि संघ की क्या भूमिका है, क्योंकि संघ की मैंने जो खबरें थी, इंटरनल खबरें, कि संघ का साथ नहीं मिला 2024 में और इसीलिए बीजेपी थोड़ी कमजोर हुई, इसे आप इत्तेफाक रखते हैं? और संघ इस बार साथ खड़ा है? मैं बताता हूं। देखिए, देश की दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अपना नीति है, अपना नेता है, अपना संविधान है। अपने संविधान, अपने नीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसका अपना राजनीतिक स्वरूप है, इकाई है, उसके आधार पर चलती है, वो किसी पर आश्रित नहीं है। इसलिए वो चुनाव में जाएगी, अपने मैनिफेस्टो को लेके जाती है, चुनाव लड़ती है। संघ अपना काम करता है, संघ का सामाजिक कार्य है, सामाजिक रूप से कार्य करता है। चलिए, एक बार मैं रिएक्शन ले लेता हूं। हरीश जी, आपने सुना, क्योंकि अशोक भारती जी ने तो मुद्दा उठाया कि दलितों के लिए बीजेपी ने क्या किया, और कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाया कि इन पर मुद्दा है क्या दिखाएंगे चुनाव में? देखिए, दोनों लोगों का मैं सम्यक रूप से जवाब देता हूं। अशोक भारती जी को ये अगर उत्तर प्रदेश में रह रहे होंगे या उत्तर प्रदेश में कहीं जाते आते होंगे, तो इनको पूरे उत्तर प्रदेश में मिला होगा कि जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, दलित परिवार और अन्य जातियों के भी, अन्य समाज के भी कमज़ोर लोगों के, जो घर छप्पर के होते थे वो पक्के हो गए। जिन घरों में कभी लालटेन जला करती थी, डिबरी जला करती थी, वहाँ अब बिजली का प्रकाश है, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, और पर कैपिटा इनकम अगर वो देखेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों की, तो जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो गई है। ये तो जो इस्टेब्लिश्ड मानक हैं, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की सरकारें थीं जो कांग्रेस समर्थित थीं या कांग्रेस के साथ भी थीं, उसमें दलितों पे ज़मीन पे, मकान पे जबरिया कब्जे हो जाया करते थे। एक भी उदाहरण न अशोक भारती दे सकते हैं, न कोई अन्य दे सकता। मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश में दलित उत्पीड़न, कोई जबरिया कहीं इस तरह की किसी की ज़मीन और मकान पे कब्जा हुआ हो या किसी को सताया गया हो, तो उसके जो भी कल्पित है उसके खिलाफ कार्रवाई न सुनिश्चित हुई हो। आज उत्तर प्रदेश का कानून के राज का जो मॉडल है, वो पूरे देश के विभिन्न राज्यों में उसको मॉडल के रूप में लिया जा रहा है, और लोगों को न्याय प्रदान करने के लिए और दबंगई और गुंडई को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के आदरणीय योगी जी की सरकार के मॉडल को अंगीकार कर रहे हैं। तो जहां तक अशोक भारती जी ने जो बातें कही, मुझे लगता है कि वो सर्वथा वास्तविकता से परे हैं। दलित समाज के लोगों का वोट और सपोर्ट दोनों हमको मिलता रहा है, और चाहे वो राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात हो, संगठन में प्रतिनिधित्व की बात हो,
सत्ता शासन में भागीदारी की बात हो, ये भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने सुनिश्चित किया है कि वो कमज़ोर वर्ग के लोग हों, दलित समाज के लोग हों, पिछड़े समाज के लोग हों, उन सबको भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेतृत्व ने सबको, माननीय सांसद, माननीय विधायक, इन सब स्थानों पर उन्होंने उनको अवसर देकर के सुशोभित किया और सरकार में उनको उत्तर प्रदेश के भविष्य के निर्णय में पूरी भागीदारी दी। आप औद्योगिक विकास को ले लीजिए, आप स्किल डेवलपमेंट को लेकर के ले लीजिए, आज श्रमिकों के लिए जो जगह जगह कमिश्नरी लेवल पर जो आवासीय विद्यालय बनाए गए उनकी बात को ले लीजिए, विभिन्न योजनाओं। जल्दी से अशोक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हरीश जी तो बहुत सारी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं। ठीक है हरीश जी, मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं अशोक भारती जी का, फिर मैं गौरव जी का रुख करूंगा। देखिए, जो एनसीआरबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो अपने आप में बताती है कि हरीश श्रीवास्तव जी की बात में कितना सच है और कितना तथ्य है। एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि 2024 की जो रिपोर्ट है उसमें अनुसूचित जाति पे 12,287 केस हुए हैं, जो कि देश के कुल शेड्यूल कास्ट को होने वाली एट्रोसिटी का 23.78% है। लेकिन एनसीआरबी की ये भी रिपोर्ट पढ़ी है ना अशोक भारती जी, यूपी ऐसा राज्य नहीं है जहां दलितों पर अत्याचार हो, बाकी राज्य हैं उसमें दूसरे राज्य हैं। आप घटनाएं बता रहा हूं आपको। हाँ, मैं अत्याचार के उत्तर प्रदेश की आबादी, उत्तर प्रदेश की आबादी देश की 1/4 के बराबर है अशोक भारती जी। जनसंख्या के सापेक्ष भी आप चीजों को देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी देश की आप कुल आबादी की लगभग 1/4 है। तो अत्याचार भी 1/4 से ज्यादा होने चाहिए, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं, सापेक्ष। मैं अत्याचार की बात, अत्याचार तो समाप्त हुए हैं, अत्याचार समाप्त हुए हैं। जो आपने केसेस की संख्या बताई उसके लिए मैंने कहा कि आबादी के सापेक्ष आप तुलना कीजिए। सरकार के आंकड़ों में शेड्यूल कास्ट की आबादी 2011 की आबादी के हिसाब से है 21% और एट्रोसिटीज के जो रेट घटनाएं हैं 23.78%। तो मैंने कहा कि देश की जो आबादी है उसके सापेक्ष जो उत्तर प्रदेश की आबादी है उसका तुलनात्मक रूप से आप लीजिए। दलितों में होने वाले और आप किसी एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश के जो कानून व्यवस्था के आंकड़े हैं, अपराध में निरंतर कमी आई है योगी सरकार में। चलिए मैं एक रिएक्शन गौरव जैन सरकार के आंकड़े बता रहा हूँ, मेरे आंकड़े नहीं है। बिल्कुल, जो सरकार के आंकड़े ठीक है अशोक जी मैं लौटूंगा, एक बार गौरव जैन जी का रिएक्शन हो जाए। लेकिन गौरव जी, क्योंकि अभी देखिए आप कांग्रेस और ठीक है आप लड़के भी थे, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, क्योंकि आपने भी देखा होगा गौरव साहब, क्योंकि सरकारें इस यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की वजह से गिरती रही है, लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर लौट कर आए 2022 के अंदर। आपने देखा ऐसी सरकार, इकलौती सरकार ऐसी है, और आज भी लॉ एंड ऑर्डर एक मॉडल है, वो एक बड़ा मुद्दा है यूपी के लिए। चीजें बदली हैं, निवेशक आया है। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल मॉडल है, और वो मॉडल है तानाशाहों के लिए, हिटलर के लिए, स्टालिन के लिए, पोल पॉट के लिए, और जो तमाम तानाशाह हैं उनके लिए वो मॉडल है। और मुझे लगता है बीजेपी के लोगों को ये मॉडल बहुत पसंद होगा, क्योंकि किसी और देश में, किसी और राज्य में ऐसा नहीं होता होगा कि लेबर आपके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा है 60 रुपए प्रतिदिन बढ़ाने के लिए, और आप उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के उसे आप जेल में डाल दें। ये सिर्फ यूपी में ही संभव है। ये लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर करते हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं, ये सिर्फ एक हथियार की तरह सिर्फ गरीबों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को और जो भी दबे कुचले लोग हैं उनको और दबाने की कोशिश जो है वो यूपी में चलती है लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे। वही बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, बड़े बड़े भूमाफिया हैं, वो आज भी संरक्षण ले रहे हैं। मैं झांसी में रहता हूँ, अभी पता चला कि यहाँ पे 100 करोड़ का सट्टेबाज पकड़ा गया, वो भाजपा का नेता था, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके ऊपर तो कभी बुलडोजर नहीं चला। अयोध्या में जिसने चंदा चोरी करा उसके ऊपर तो बुलडोजर नहीं चला। यहाँ छोटा सा 1,000 रुपए या 10,000 रुपए का कोई आदमी जो है, जो अगर अल्पसंख्यक हो, दलित हो या किसी और पिछड़े वर्ग से आता हो, अगर वो ऐसी हरकत करता तो उसको घर पे बुलडोजर चला देते। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पे अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति कथा वाचन करने जाता है तो उसके बाल काट दिए जाते हैं। आप बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की, यहाँ पे दलितों का उत्थान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सिर्फ धूल झोंकने की बात है, और ऐसी लगता है कि जैसे कि प्रायोजित पूरा एक मोमेंटम बनाया जा रहा हो योगी आदित्यनाथ के पक्ष में, जबकि धरातल पे जो जमीन पे जो चीजें हैं वो पूरी तरीके से अलग हैं। अभी 1,000 नौकरियां निकलती हैं तो उसके लिए करोड़ों युवा जो है यूपी का जाता है, कहीं सड़कों पे सोता है, कहीं प्लेटफॉर्म पे सोता है, कहीं पे
मतलब इतनी बुरी स्थिति, और आप बात करते हैं कि हमने लॉ एंड ऑर्डर अच्छा कर दिया। किसके लिए लॉ एंड ऑर्डर अच्छा कर दिया है? सिर्फ भाजपा के उन नेताओं। चलिए हरीश जी एक जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं सौरभ जी का रुख करूंगा इस पर। हरीश जी नहीं, आप बताइए कि क्या। ठीक है गौरव जी, मैं जवाब ले देता हूँ हरीश श्रीवास्तव का। देखिए गौरव जी की पार्टी का एक ही एजेंडा है, झूठ और भ्रम फैलाना, जिसको जनता जनार्दन लगातार नकारती रही है। पश्चिम बंगाल का जो चुनाव परिणाम आया, पश्चिम बंगाल का, आसाम का जो चुनाव परिणाम आया, वो इनके लिए आई ओपनर होना चाहिए, इनके लिए आई ओपनर होना चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि कांग्रेस की पार्टी के पास न तो नेता है उत्तर प्रदेश में, न कार्यकर्ता है, न उनका जन सरोकारों के प्रति कोई उनकी प्रतिबद्धता है, न जन सरोकारों से जुड़े हुए हैं। तो झूठ और भ्रम फैला करके, झूठ और भ्रम, सबसे बड़ा झूठ और भ्रम यही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कानून राज काम कर रहा है, जिस तरह से लोगों को न्याय मिल रहा है, वो अपने जिस तरह से युवाओं को उनकी प्रतिभा के आधार पर नौकरियां प्राप्त हो रही हैं, वो अपने आप में उदाहरण बना है। गौरव जी, आपकी भी सरकारें आती हैं, आपकी सरकारें भी यूपी के मॉडल का अध्ययन करती हैं कि उत्तर प्रदेश में इतना तेजी से विकास कैसे हो रहा है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त कैसी है। ये आज देश के सभी सूबों की सरकारें उसका अध्ययन करने आती हैं। नहीं देती कि बहुत अच्छा काम कर लिया योगी आदित्यनाथ ने, आपके घर के लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी अगर ऐसे ही चलता रहा। आप गौरव जी यूपी में नौकरी मिलना बंद हो गई है। बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जनता जनार्दन की आवाज है। ठीक है, और चलिए मैं लौटूंगा। मैं एक बार सौरभ जी आवाज है, वही खुदा का खाना होती है। करते जा रहे हैं लोकतंत्र का। चलिए मैं सौरभ मालवीय वहां पर लोगों को डरा धमका के, ठीक है गौरव जी रुकिएगा। सौरभ मालवीय एक राम मंदिर, ठीक है हिटलर हो आप। गौरव जी रुकिए, हरीश जी रुकिए। हरीश, जनता जिसके साथ खड़ी है उसका परचम फहरा रहा है हरीश श्रीवास्तव। ठीक है गौरव जी रुकिए प्लीज। गौरव जी बात हो गई ना, अब गौरव जी रुकिए, मैं मौका दे रहा हूँ। सौरभ मालवीय एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 में देखिए हर पार्टी रणनीति बना रही है, बीजेपी पूरी ताकत है बीजेपी का, क्योंकि बूथ बार बताया जा रहा है, मीटिंग्स होंगी, सब लोगों से मिलेंगे, और बीजेपी की जो रणनीति होती है बूथ लेवल तक, वही उसे कामयाबी दिलाती है, वो ठीक है, लेकिन मुद्दे भी बहुत जरूरी होते हैं। सौरभ मालवीय जी, आपको नहीं लग रहा है कि जो अब राम मंदिर दान चोरी का मामला आया वो बीजेपी को डेंट करेगा? अब राम मंदिर 2024 में तो देखिए इनको सफलता नहीं दिलवा पाया, लेकिन ये डेंट कर जाएगा 2027 के इस चुनाव में, और ये बहुत आस्था, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। देखिए बिल्कुल सही बात है, राम भक्तों को की आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मसला है ये। राम भक्त इस बात को जानते हैं और सरकार में के प्रति भी बहुत ही आशा और उम्मीद और भरोसा के साथ है। सरकार ने तत्कालिक त्वरित कार्रवाई करते हुए जैसे ही ये मामला प्रकाश में आया और ट्रस्ट ने अपील किया, सरकार के सामने बात रखी, तुरंत सरकार बिना देर किए, बिना समय गंवाए, तुरंत उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी गठन के बाद जांच प्रक्रिया प्रारंभ होते ही तीसरे दिन जाके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अयोध्या की धरती पर जाके बोल के आए कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एक बहुत बड़ी बात है, इस सरकार की मंशा को बताता है कि कितनी संजीदगी के साथ भगवान राम मेरी बात सुनिए। आप इतनी बड़ी यहाँ पे फैला रहे हैं, इतना बड़ा फरेब का मैं वकील हूँ, बताइए बिना एफआईआर के एसआईटी का क्या मतलब? किसकी एसआईटी कर रहे? कभी आपने दुनिया में सुना किसी केस में कोई चोरी हुई? मुझे लगता है कि बिना एफआईआर के आप एसआईटी कर दियो, और आपको इस बात को जानना चाहिए कि आप जिस दल के प्रतिनिधि हैं, जान जाइए कि आपका बाप का घड़ा जो है वो भर चुका है, आप नहीं ये चलने वाला। तो कम से कम झूठ बोलना बंद करिए। एसआईटी कितने चुनाव हारे हैं? आपको मालूम है कितने चुनाव हारे हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में? आपको मालूम? छोटे बड़े चुनाव 150 चुनाव, 150 चुनाव हारे हैं, देश से बाहर हो चुके हैं, कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है। अरे अब शांत रहो भाई, इनको बीच में बुलाएंगे तो कैसे बात होगी? क्यों है? देखिए इनको बीच में बुलाएंगे तो कैसे बात अंदर खाने क्या बात? चलिए ठीक है, एक सबसे बड़ी बात है, हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति को धार देने में लगी है। नितिन नवीन भी पहुंच गए बूथ लेवल तक वो काम करने की यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ रुकेंगे, सभी से बात करेंगे, लेकिन बीजेपी के लिए कितना फायदा होगा अब देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर, बस इतना ही, नमस्कार।